अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन के पास्ट पेपर सीरीज में आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट का पेपर है, 16 स्केल की सीट है और ये पेपर अगस्त 2024 में हुआ है। तो हम इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी का आइडिया हो सके, आपको क्वेश्चन को असेस करना आ जाए और आपकी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ताजमहल इज सिचुएटेड इन। ताजमहल कहां मौजूद है? तो अगर कंट्री पूछें तो इंडिया है, अगर इंडिया की स्टेट पूछें तो उत्तर प्रदेश है यानी कि यूपी, और अगर एग्जैक्टली सिटी पूछें तो आगरा है। यानी कि ये क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। ताजमहल की तामीर इंजीनियर शहंशाह शाहजहां ने की थी। ये 1631 में शुरू हुई थी और इसको कंप्लीट करने पर 2 दहाइयां लगी थी। तो ये एक तारीखी इमारत है। इसे दुनिया के 7 अजायबात में शामिल किया जाता है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में इसका शुमार होता है। और ताजमहल कायम है दरियाए यमुना के किनारे, जिसे हम उर्दू में दरियाए जमुना, गंगा जमुना आपने सुना होगा। तो दरियाए जमुना के किनारे ये मॉन्यूमेंट जो है, ये तारीखी मुकाम मौजूद है। और ताजमहल तामीर किया था शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए, उसकी मोहब्बत की निशानी के तौर पर। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट होता है 24 अक्टूबर को हर साल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का आगाज भी 24 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में हुआ था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो उस वक्त 50 मुमालिक ने मुआहिदा किया और एक बड़ी तंजीम कायम की जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। तो उसकी हर साल सेलिब्रेशन की जाती है 24 अक्टूबर को, तो उसको हम यूनाइटेड नेशंस डे का नाम देते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस। रेडियो एक्टिविटी को अगर आप मेजर करना चाहते हैं किसी भी लोकेशन पर, किसी भी सामान में या किसी भी जगह पर, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज गीगर काउंटर। ये आपको यहां पे ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है। तो इसके जरिए हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी तमाम मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए जिसके जरिए उनका जो मेयारी जिंदगी है वो बेहतर किया जा सके। तो इसका आगाज हुआ था 11 अप्रैल 1919 में, यानी कि हम एग्जैक्टली कह सकते हैं आज से 105 साल पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये एक तसलसल था उन कॉन्फ्रेंसेस का जो लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई, ताकि मुसलमानों को और हिंदुओं को उनकी तमाम तहरीकों को एक हतमी शक्ल दी जाए और उनके मुतालबात सुने जाएं। ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। पहली 1930 में हुई, दूसरी 1931 में हुई और तीसरी 1932 में हुई। अगरचे तीनों इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद तमाम रहनुमाओं को एक जगह इकट्ठे अपने मास्टर्स की निगरानी में बैठने का मौका मिला। अंग्रेजों के साथ हम बैठे, अपने मुतालबात उनके सामने रखे, उन्होंने हमारी बातें सुनी और कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस पे पेशरफ्त भी हुई। आखिरी जो 1932 में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंग्लैंड ने फौरी आजादी का जो मुतालबा था वो तो रद्द कर दिया, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी दूसरी बातें थी जो सुनी गई थी। तो 1930 पहली कॉन्फ्रेंस, 1931 दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 1932 तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड ऑफ। इंडिया में पहला सेंसस किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1872 में। यह पहला सेंसस था जो कंप्लीट नहीं था, जो पूरे इंडिया को कवर नहीं करता था। पूरे इंडिया का जो पहला कंप्लीट सेंसस था वो करवाया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने करवाया था 1881 में और इसमें पूरे इंडिया को कवर किया गया था। लेकिन ये जो हमारा, अगर सिर्फ यही पूछा जाए कि पहला सेंसस किसने करवाया, तो ये लॉर्ड मेयो ने करवाया 1872 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सेंसस जो पूरे इंडिया को कवर करता था वो किसने करवाया था, तो वो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? ये सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947 में ही वायसराय बने थे। ये इंडिया के लास्ट वायसराय हैं। इनको हम वायसराय ऑफ बर्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सीयू
इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। Cu जो है ये कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह एक और है CO, ये कोबाल्ट के लिए है। तो आप दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। CO इज फॉर कोबाल्ट, Cu इज फॉर कॉपर यानी कि तांबा। इसका एटॉमिक नंबर 29 है, इसका एटॉमिक मैस 63.546 है। ये एक धात है और हम बिजली की वायरिंग में सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तांबे का ही करते हैं। ये शानदार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसी की तारें अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है व्हेन इलामा इकबाल वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। इलामा इकबाल इंग्लैंड में हायर स्टडीज के लिए गए 1905 में। तो इलामा इकबाल गए थे फिलॉसफी की एजुकेशन के लिए। इन्होंने वहां पे जाके बैचलर्स किया। ट्रिनिटी कॉलेज था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, और उसके साथ साथ इन्होंने वक्त का फायदा उठाया और उसी दौरान लिंकन कॉलेज में इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। 1906 में इन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया और फिर ये वहां से चले गए म्यूनिख में, जर्मनी में, और वहां पर इन्होंने अपनी डॉक्टरल डिग्री फिलॉसफी में हासिल की। नेक्स्ट है वेयर इज कायद आजम टॉम सिचुएटेड। वेरी इजी क्वेश्चन। कायद आजम का मजार कहां पे है? कायद आजम का मजार कराची में है और इसका संगे बुनियाद, इसका आगाज जनरल अयूब खान के दौर में रखा गया। 1960s में इसके बनने का आगाज किया गया। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे खुराक बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है पौधों में। अगर तो वैसे ऑर्गन वाइज पूछा जाए तो ये प्रोसेस होता है लीफ में, लेकिन लीफ में ये किस स्ट्रक्चर के अंदर होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो अगर लाइट रिएक्शन का जिक्र आए तो इन पर होता है लाइट रिएक्शन, जिन्हें हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज ग्रेनम। और अगर आपसे डार्क रिएक्शन का पूछा जाए तो वो होता है स्ट्रोमा पे। लेकिन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से हटकर अगर जनरली पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे पास इनफ आंसर है। अगर लाइट रिएक्शन पूछें तो ग्रेनम या थाइलाकॉइड, और अगर डार्क रिएक्शन पूछा जाए तो स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट के फिर फर्दर हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीटेड आइटम्स इन फाइल्स डायरेक्टली गो टू। जब हम कंप्यूटर में कुछ चीज डिलीट करते हैं तो वो कहां पे जाती है? वो रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन के डिफरेंट आपके पास आइकॉन्स नजर आ रहे हैं जो विंडो की एवोल्यूशन के साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं जो कि एप्पल कंपनी की है तो उसमें रिसाइकल बिन का ऑप्शन नहीं होता, उसमें ट्रैश का ऑप्शन होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें रिसाइकल बिन भी नहीं है, मैकबुक भी नहीं है, वो यूज करते हैं रिसाइकलिंग बिन। तो ये तीन चीजें हैं। तो विंडोज वाले जितने भी सिस्टम्स हैं जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं उनमें रिसाइकल बिन है जहां पर फाइल्स डिलीट होने के बाद जाती हैं। नेक्स्ट है हु इज द लॉर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उस वक्त इंडिया में वायसराय थे, लॉर्ड थे, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये 1944 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ, एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो ये उस वक्त वायसराय थे। नेक्स्ट है वार्सक डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो वार्सक डैम खैबर पख्तूनख्वा में है और ये दरियाए काबुल पे है। नेक्स्ट है द एंटोनिम्स ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड से ऑपोजिट मीनिंग में वर्ड क्या होगा? क्योंकि एंटोनिम का मतलब होता है किसी का ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। तो बैकवर्ड होता है मतलब बहुत पसमानदा सोच में होना, तो उससे ऑपोजिट होगा डेवलप्ड, बहुत तरक्की पसंद सोच में होना। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। ऐसी जगह जहां पर आप मछलियां रखते हैं। तो अमूमन घरों में ऐसी जगह बनाई जाती हैं तो इन्हें हम एक्वेरियम कहते हैं। ये ग्लास टैंक्स होते हैं जिसमें प्रॉपर सिस्टम होता है, लाइव सपोर्ट सिस्टम होता है जो फिशेस को अच्छे सर्वाइवल में हेल्प करता है। इसमें हम अमूमन एलजी को भी रखते हैं ताकि वो उनकी खुराक का जरिया बने रहे, क्योंकि मछलियों ने खाना है रोटीफर्स को, रोटीफर्स ने खाना है एलजी को। तो ये सारी चीजें एक्वेरियम के अंदर मुकम्मल की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि फिश खाएगी रोटीफर्स को, ये हमारे पास एनिमल्स हैं, और रोटीफर्स खाएंगे एलजी को। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये एक्वेरियम का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पोलियो इज कास्ड बाय, पोलियो की बीमारी किसे होती है? पोलियो की बीमारी जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को टारगेट करती है, इफेक्ट करती है, वो पोलियो वायरस से होती है। और जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद मुतासरा शख्स की टांगे काम नहीं करती। आपने अक्सर देखा होगा कि पोलियो के जो मरीज होते हैं वो मजूर दिखाई देते हैं, तो उनकी टांगों में डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन नहीं गया होता, लेकिन उनकी वो जो सप्लाई होती है, जो नर्व्स टांगों में जारी होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन, फोर्ट विलियम कॉलेज का की बुनियाद रखी गई कोलकाता में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ने बनाया था और 1810 में ये कॉलेज बनाया गया था कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स आर इन वन बाइट, ये मेमोरी की यूनिट्स हैं या प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं। तो 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीविजन, रेडियो, फोन स्प्रेड सिग्नल्स थ्रू टेलीविजन, रेडियो एंड फोन, ये 3 डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो ये अपने सिग्नल्स किसके जरिए स्प्रेड करती हैं? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए स्प्रेड करती है। इसमें फर्दर फिर ऑप्शंस हो सकते हैं, इसमें रेडियो वेव्स हो सकती हैं, इसमें दूसरी मैक्रो माइक्रो वेव्स हो सकती हैं, तो सबका जिक्र इसके अकॉर्डिंग आ सकता है। लेकिन जो मेन क्लास है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच इज शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जब आप कोई चीज लिखते हैं एमएस ऑफिस में, चाहे वो वर्ड हो या एक्सेल हो, तो आपने चीज लिख दी है फॉर एग्जांपल, तो वो अमूमन किसी भी डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो आप उसी चीज को लाना चाहते हैं सेंटर में, यानी कि लाइन के सेंटर में एक्चुअली। तो आप कंट्रोल ई जब प्रेस करेंगे तो ये वो आपका जो टेक्स्ट होगा जिसे आपने सिलेक्ट किया होगा वो लाइन के सेंटर में या पेज के सेंटर में आ जाएगा। सो कंट्रोल इज द शॉर्टकट की विच इज यूज्ड टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड। शिमला एग्रीमेंट जो जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत और गांधी हुकूमत के दरमियान हुआ, इंदिरा गांधी की हुकूमत के दरमियान, तो ये 2 जुलाई 1972 को हुआ। ये पाकिस्तान और इंडिया की एक बड़ी जंग हुई थी 1971 वाली। तो उस जंग के बाद जंगी कैदियों का तबादला करना था और कुछ दूसरे अहम तरीन मामला डिस्कस करने थे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो अमन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए शिमला एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये शिमला में हुआ, तो ये 2 जुलाई 1972 को साइन किया गया था। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस मींस। हीमोडायलिसिस क्या है? डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड को क्लीन करना हीमोडायलिसिस कहलाता है। ये हीमोडायलिसिस के साथ साथ एक और टर्म यूज की जाती है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये वो दोनों तरीके होते हैं जिसके जरिए गुर्दों में खून को साफ करके भेजा जाता है, क्योंकि जो गुर्दे होते हैं ये रूटीन में खून को साफ कर रहे हैं एक सेहतमंद आदमी में। लेकिन अगर गुर्दे खराब होंगे तो खून साफ नहीं होगा, तो वही काम या तो हम मशीन से लेंगे या बॉडी में हम लिक्विड ट्रांसफर करके लेंगे। तो उसके लिए अमूमन एक मशीन यूज की जाती है दैट इज डायलाइजर। तो उस मशीन के जरिए ब्लड को साफ करने का प्रोसेस कहलाता है हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास फास्टेस्ट मेमोरी इज। कंप्यूटर के अंदर जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो कैशे मेमोरी फास्टेस्ट होती है, लेकिन इससे भी फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारे पास रजिस्टर मेमोरी। दोनों में फर्क क्या है कि रजिस्टर मेमोरी जो होती है ये बिल्ट इन होती है सीपीयू के अंदर, और जो कैशे मेमोरी होती है ये बफर मेमोरी के तौर पे रोल प्ले करती है आपकी प्रोसेसिंग में और सीपीयू में। तो अब दोनों के में से फास्टेस्ट जो है, आपको बहुत सारी जगहों पर कैशे मेमोरी का आंसर राइट मिलेगा, लेकिन कैशे मेमोरी इसके मुकाबले में थोड़ी बड़ी फाइल्स को डील करती है और रजिस्टर मेमोरी थोड़ी छोटी फाइल्स को डील करती है। तो इसलिए जो हमारे पास ज्यादा फास्टेस्ट है, जो ज्यादा तेज तरीन मेमोरी है, वो रजिस्टर मेमोरी है। तो अगर दोनों ऑप्शंस हो तो रजिस्टर मेमोरी ठीक है, और अगर रजिस्टर मेमोरी का ऑप्शन ना हो तो कैशे मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इमाम गजाली वाज पास्ड अवे इन विच ईयर। इमाम गजाली किस साल फौत हुए, किस साल उन्होंने वफात पाई? तो 505 हिजरी। और अगर आप कॉमन एरा करेंगे तो वो बनेगा 1111। तो ये 12वीं सदी भी बनती है। ये क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जा सकता है कि इमाम गजाली वाज पास्ड अवे इन विच सेंचुरी। तो 10th सेंचुरी, 11, 12, 13। तो सन 1100 के बाद जो साल हैं, सन 1101 से लेकर 1200 तक, वो सारे के सारे काउंट होते हैं 12th सेंचुरी में। तो अगर सेंचुरी पूछी जाए तो 12th है, और अगर एग्जैक्टली साल पूछा जाए तो 1111 है कॉमन एरा के एतबार से, और अगर हिजरी पूछा जाए
तो 505 हिजरी है। नेक्स्ट है व्हेन बेनजीर भुट्टो डाइड। बेनजीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम। इनकी डेथ हुई 27 दिसंबर 2007 में, जब रावलपिंडी में इनको शहीद कर दिया गया, जब ये एक जलसे से खिताब करके वापस जा रही थी। नेक्स्ट है टू पोक वंस नोज इनटू। ये हमारे पास एक इडियम है, इसका मतलब है टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना, उनमें दिलचस्पी रखना। टू पोक वंस नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, तो ये इस मानी में यूज किया जा सकता है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लासेस। दो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हम जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं, जिस तरह एंड, और, बिकॉज, तो इस तरह बहुत सारे हैं, बट वगैरह। तो आप कह सकते हैं आई एम स्टडिंग बिकॉज माई एग्जाम इज नियर। तो आप बिकॉज के जरिए दो क्लासेस को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो ये कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट है अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स दो तरह की होती हैं इन मानों में। ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए वो ट्रांजिटिव है, जिसको नहीं चाहिए वो इनट्रांजिटिव है। आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। ही लाफ्ड, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, वो इनट्रांजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। ये हमारे पास एक इडियम है, इसका मतलब है वेरी रेयरली, कि अगर कोई काम बहुत कम होता है तो उसके लिए हम वंस इन अ ब्लू मून टर्म यूज करते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड नाइल ऑफ पाकिस्तान। दरिया नील, पाकिस्तान का दरिया नील कौन सा है? तो दरिया सिंध को हम पाकिस्तान का दरिया नील कहते हैं। रीजन ये है कि दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, तो उसकी लंबाई की वजह से हम उसकी मुमासलत जोड़ते हैं दरिया सिंध के साथ, क्योंकि दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। इनफैक्ट ये दरिया चाइना से शुरू होता है और फिर ये इंडिया में जाता है, और इंडिया से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ये अरेबियन सी के अंदर जाके गिरता है। सो इसलिए हम इसे नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट है हजरत उमर टर्म ऑफ खिलाफत वाज। हजरत उमर की खिलाफत का जमाना 10 साल और 5 महीनों पर मुश्तमिल था। ये एग्जैक्ट आंसर है। अगर जस्ट वैसे पूछा जाए तो वो आपके पास 10 साल होगा, लेकिन अगर साथ मंथ्स मेंशन्ड हो तो 10 साल और 5 माह। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में जिस गजवा में शिरकत की वो गजवा तबूक था। यह तबूक के मुकाम पर लड़े जाने वाला गजवा था। तबूक एक अहम तजारती मरकज है जो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे है। तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हिजाज और नजद एरियाज को कनेक्ट करता है। तो यहां पर आखिरी गजवा हुआ था जिसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीड किया था मुस्लिम अफवाज को। नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी डेज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट केव सौर। गारे सौर में हमारे नबी अकरम कितने दिन तक रहे थे? तो हुजूर रहे थे 3 दिनों के लिए। तो ये 3 दिन का दुरानिया था आपके स्टे का। इस गार में क्याम के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे। द पीएच ऑफ मिल्क इज, मिल्क की पीएच क्या है? अब आपको पता है न्यूट्रल पीएच होती है 7, मिल्क की पीएच है 6.5 to 6.7, यानी कि ये 7 से कम है तो दूध थोड़ा सा एसिडिक होता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एसिडिक होता है। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर गुड्डू बैराज इज बिल्ट। पाकिस्तान का एक अहम तरीन बैराज गुड्डू बैराज ये दरिया सिंध पर मौजूद है, जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि इंडस से ही वर्ड इंडिया निकाला गया है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, तो उसी को क्रेडिट देते हुए इंडिया का नाम जो इंडिया है वो दरिया सिंध के नाम पर है। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी का फादर एक ग्रीक फिलोसोफर भी हैं, जियोग्राफर भी हैं। इन्होंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को, और जमीन का पहला सरकमफेरेंस इन्होंने फाइंड आउट किया जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट भी है। तो इनका नाम है इरेटोस्थीनीज, तो हम इनको इरेटोस्थीनीज का नाम देते हैं।
नेक्स्ट है हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट है दादा भाई नेहरू जी। इनको एक और क्रेडिट भी जाता है कि ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज ए मेंबर भी सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज। एशिया का सबसे बड़ा दरिया, लार्जेस्ट। एक टर्म होती है लॉन्गेस्ट, एक है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में वॉल्यूम आ जाता है, वाटर की अमाउंट आ जाती है, तो उस एतबार से एशिया का सबसे बड़ा दरिया है यांगजी जो कि चाइना में है। लेकिन अगर आप बात करेंगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया तो फिर साइबेरिया का रिवर, जिसे हम रिवर ओब कहते हैं या ओब रिवर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है और यांगजी जो है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। तो इन दोनों चीजों को आप मिक्सअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसस इन पाकिस्तान हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। पाकिस्तान में कितने सालों के बाद मर्दमशुमारी होती है? तो पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है, सेंसस का इनेकाद किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। डेफिनेटली क्वेश्चन में आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस के और कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए जाएंगे, तो उनमें से जो इनपुट डिवाइस होगी वो डाटा लेने वाली डिवाइस होगी। तो यहां पे हमारे पास सही ऑप्शन है स्कैनर। इसी तरह जो माइक्रोफोन है वो आपकी आवाज ले रहा है, वो भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह जो कैमरा है वो आपकी इमेज को ले रहा है, आपकी पिक्चर ले रहा है, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। इसके मुकाबले में प्रिंटर आपको एक आउटपुट देता है, वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट, आपको इनका फर्क जहन में रखना होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टेबल शुगर इज। एक्चुअली यहां पे टेबल शुगर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जस्ट शुगर लिखते हैं तो फिर और बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो टेबल शुगर का फार्मूला है C12H22O11। इसको हम सक्रोज का नाम भी देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो दूध के अंदर शुगर पाई जाती है लैक्टोज, उसका फार्मूला भी C12H22O11 है। इसी तरह जो बार्ले के अंदर शुगर पाई जाती है माल्टोज, उसका फार्मूला भी C12H22O11 है। ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल डाइसक्राइड्स हैं और ये सारे के सारे शुगर्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन इज एग्जांपल ऑफ। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ये एक फॉन्ट है जो हम डॉक्यूमेंटेशन के दौरान यूज करते हैं। तो जब आप MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे होते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन कॉमनली यूज होने वाला एक फॉन्ट है। विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है दैट इज नोन एज रोम। इससे नेक्स्ट है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थ्योरी जो सबके लिए एक ही जितनी दिलचस्पी का टॉपिक है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, आम लोग हो या रिलीजियस स्कॉलर्स हो, तो ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ये चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड से हैं और इन्होंने बायो में एक नए सब्जेक्ट की बुनियाद रखी जो कि एवोल्यूशन के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, अच्छा किसी भी पौधे में दो तरह के हिस्से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स। वो तमाम हिस्से जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे उन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह देंगे। तो किसी भी पौधे में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाते हैं फूल और फल। अब जो फूल होता है यानी कि फ्लावर, इसी की ओवरी आगे पककर फल बनती है। और अगर आप बीज की भी बात करेंगे तो बीज भी फल के अंदर ही है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली उनमें फूल तो है नहीं और फल भी प्रॉपरली नहीं है, तो उनके पास कोन्स हैं, तो कोन्स भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या रह जाता है? लीफ, रूट, स्टेम। ये जो हमारे पास हैं, या अगर आप शूट भी कह लें तब भी चलेगा, ये आपके पास पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में करते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन पाकिस्तान। ये एक बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखी? ये बुक मोहम्मद वसीम ने लिखी। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर वॉज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वॉज क्राउन्ड एम्परर। अच्छा अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपके पास मोस्टली आंसर आएगा 14 ईयर्स, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पे चले जाएंगे तो ये बनता है 13 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। तो 13 साल 5 महीनों की उम्र में शहनशाह अकबर को
आप कह सकते हैं मुगलिया सल्तनत में शहनशाह का ओहदा मिला अपने बाप की वफात के बाद, लेकिन इससे पहले 9 साल की उम्र में ये गवर्नर का ओहदा संभाल चुके थे। इनको गजनी का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट है, इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद असहाबे कहफ। सूरह कहफ में असहाबे कहफ का जिक्र है, उनका वाकया है कि कुछ असहाब एक गार में सोए रहे तो अल्लाह ताला ने उनको एक लंबे अरसे तक सुलाए रखा और उसके बाद वो जागे और अब फिर से सो रहे हैं। तो उस वाकये में जिस जानवर का जिक्र है वो जानवर है डॉग, एक कुत्ते का जिक्र है। उसका नाम भी मुख्तलिफ रवायात में है लेकिन उस पर सबका इत्फाक नहीं है। तो फिलहाल हम जस्ट जानवर का टाइप डिस्कस कर लेते हैं कि डॉग जो था वो ऐसा एनिमल था जो सहाबे कहफ के साथ उस गार में मौजूद है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत क्या है? मुश्ताक अहमद यूसुफी की वजह शोहरत है मज़ा नगारी, क्योंकि मज़ा में इनका बड़ा नाम है, इनकी फेमस किताबें हैं, आपने इनके मजमून पढ़ रखे होंगे और आना घर में मुर्गियों का, तो वो मुश्ताक अहमद यूसुफी का है। नेक्स्ट है, तौबातुल नसूह नावल किसका नावल है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का तीसरा नावल है। तौबातुल नसूह अरबी की टर्म है, इससे मुराद पक्की सच्ची तौबा है। नसूह एक शख्स था और उसकी तौबा को एक सच्ची तौबा की अलामत के तौर पे डिस्कस किया जाता है, तो उस टाइटल पर ये नॉवल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। नेक्स्ट है, शायर मजदूर किसे कहते हैं? शायर मजदूर एहसान दानिश को कहते हैं। एहसान दानिश वो शायर हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तो उसकी तामीर में इन्होंने मजदूरी भी की थी। मरसिया की जमा क्या है? मरसिया की आसान जमा मरसिये हैं, लेकिन इसकी एक और जमा मरासी भी है। मरसिया से मुराद कोई सोग वाली बात है, कोई दुख भरी नज़म या गजल है। नेक्स्ट है, लाहौर का जोग्राफिया के मुसन्नफ का नाम क्या है? पतरस बुखारी ने बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, हम उन्हें पतरस के मज़ामीन के नाम से जानते हैं। तो हर एक मजमून का एक टाइटल है, तो उनमें से एक मजमून है लाहौर का जोग्राफिया। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, ये एक ज़रबुल मिसल है। तो इस ज़रबुल मिसल, इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोहरा फायदा, कि आपको किसी चीज का डबल बेनिफिट मिल रहा हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ है? तो उर्दू की आखिरी किताब तसनीफ है इब्ने इंशा की। अगरचे ये उर्दू की आखिरी किताब नहीं है, लेकिन उनकी किताब का नाम उर्दू की आखिरी किताब है, और ये इब्ने इंशा की मज़ाह नगारी पर एक बुक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर की गई हैं, जिस तरह के इसमें एक मजमून आपको मिलेगा कि भैंस एक मुफीद जानवर है, ये दूध देती है और बाकी का दूध गवाला देता है, दोनों के ताउन से शहरियों का काम चलता है। तो इस किस्म के जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ रखे हैं, वो उर्दू की आखिरी किताब से लिए गए हैं। तो उम्मीद है इस पेपर से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से असेस करना है। ये वन पेपर से रेलेवेंट जो तैयारी होती है, इसमें चूंकि 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत डाइवर्सिटी होती है जिसे कवर करना होता है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी का जो एक टारगेट है वो यही है कि 10 के 10 सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके सेशंस जब भी सीटें आती हैं शुरू होते हैं, तो अभी अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ फौरी तौर पर राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। एक नंबर है 0342447091 और एक है 03047453 आप इस पर राब्ता करेंगे तो हम आपको रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार बता देंगे, ताकि बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आप फौरी तौर पर सेशन का हिस्सा बन सकें और अपनी तैयारी का आगाज कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।